आज पीएफआई की पूरी कहानी बताएंगे कि पीएफआई को आखिर सरकार ने बैन क्यों किया। ऐसी नौबत ही क्यों आई कि सरकार को पीएफआई को बैन करना पड़ा। प्रोफेसर के हाथ काटने के 12 साल बाद पीएफआई को 5 साल के लिए सरकार ने बैन कर दिया है। सवाल यह कि पीएफआई तो खुद को लोगों की हितैषी बताती रही थी, अंदर अंदर टेरर फंडिंग भी करती थी, लेकिन अगर सब कुछ हितैषी ही था तो पीएफआई को बैन क्यों किया गया। पीएफआई पर क्या क्या आरोप लगे हैं और भारत के खिलाफ पीएफआई का प्लान क्या था। आपको याद होगा कि आज से 12 साल पहले जुलाई 2010 में केरल के इडुग्गी जिले के मयूनमैन कॉलेज के एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला किया गया था। इस हमले में कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने प्रोफेसर का दाहिना हाथ काट दिया था। उस वक्त प्रोफेसर जोसेफ रविवार की प्रार्थना के बाद चर्च से लौट रहे थे। जोसेफ ने बीकॉम की सेमेस्टर परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन तैयार किया था, उसमें कथित तौर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणियां थी। इसी वजह से पीएफआई ने हमला किया और उनका हाथ काट डाला। उसके बाद साल 2010 के करीब 5 से 7 साल बाद कोर्ट ने 10 दोषियों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए और बचे हुए 3 को आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। जज पी शशिधरन ने 10 दोषियों को 8-8 साल की जेल की सजा सुनाई थी। 3 अन्य दोषियों को 2-2 साल की जेल हुई थी। 18 अन्य दोषियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। सभी दोषियों पर 8 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था और ये जुर्माने का पैसा पीड़ित प्रोफेसर को दिया गया। तब प्रोफेसर ने कहा था कि पीएफआई को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। ये वो वारदात है, इसके जैसे कई ऐसे वारदात को पीएफआई ने अंजाम दिया है। तो आज पीएफआई की पूरी कहानी बताएंगे कि पीएफआई को आखिर सरकार ने बैन क्यों किया। ऐसी नौबत ही क्यों आई कि सरकार को पीएफआई को बैन करना पड़ा। अब करीबी प्रोफेसर के हाथ काटने के 12 साल बाद पीएफआई को 5 साल के लिए सरकार ने बैन कर दिया है। अब सवाल यह कि पीएफआई तो खुद को लोगों की हितैषी बताती रही थी, अंदर अंदर टेरर फंडिंग भी करती थी, लेकिन अगर सब कुछ हितैषी ही था तो पीएफआई को बैन क्यों किया गया। पीएफआई पर क्या क्या आरोप लगे हैं और भारत के खिलाफ पीएफआई का प्लान क्या था, इन सभी के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले कि पीएफआई पर आरोप क्या है। इसके पीछे मुख्य आरोप है कि देश के संविधान को मानता ही नहीं। कॉलेज प्रोफेसर के हाथ काटने जैसे आपराधिक कृतज्ञ भी हैं, आतंकी घटनाओं में शामिल होना भी है और आईएसआई जैसी विदेशी आतंकी संगठनों के संपर्क में रहना भी है। अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर देने के आदेश जारी किए हैं। इस संगठन के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी चल रही थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई। एनआईए की पीएफआई के खिलाफ पहली छापेमारी 22 सितंबर को हुई और दूसरे राउंड की छापेमारी 27 सितंबर को। पहले राउंड के छापेमारी के दौरान 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 27 सितंबर को 247 लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया। एनआईए समेत अन्य जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। ऑपरेशन ऑक्टोपस के 2 राउंड में एनआईए, एटीएस और स्टेट पुलिस को पीएफआई के मिशन 2047 से जुड़े भी कई सबूत मिले हैं, जिसे पीएफआई का कनेक्शन माना जाता है। और इसमें कहा जाता है कि हिंदुस्तान को सिविल वार में झोंकना, 2047 तक ऑपरेशन गजवाए हिंद को पूरा कर लेना और हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन लागू करना जैसे ये 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण से पीएफआई को बैन किया गया है।
पीएफआई क्या है? अगर इसकी बात करें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक का फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीता नीति पर सही साथ आए थे। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी पीएफआई देता ही नहीं। पीएफआई दावा करता है कि 20 राज्यों में उसकी यूनिट है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली के शाहीनबाग में शिफ्ट कर दिया गया। ओएमए सलाम इसके अध्यक्ष है और ईएम अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष। पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन करता है। अगर बात करें विस्तार से कि इस संगठन पर वो 4 के अलावे और कौन कौन से आरोप हैं, तो पीएफआई के खिलाफ एनआईए को टेरर कनेक्शन का पुख्ता सबूत मिला। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों के कनेक्शन से लेकर हत्याएं तक के आरोप लगते हैं। साल 2012 में केरल सरकार ने हाई कोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों में पीएफआई का सीधा सीधा कनेक्शन है। इसमें से ज्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े थे। जुलाई 2012 में कन्नूर में एक स्टूडेंट सचिन गोपाल और चेगनूर में एबीवीपी के नेता विशाल पर चाकू से हमला किया गया था और इस हमले का आरोप भी पीएफआई पर लगा था। बाद में गोपाल और विशाल दोनों की ही मौत हो गई थी। साल 2010 में पीएफआई के सिमी से कनेक्शन के आरोप भी लगे। इस समय पीएफआई के चेयरमैन अब्दुल रहमान थे, जो सिमी के राष्ट्रीय सचिव थे, जबकि पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल हमीद कभी सिमी के सचिव रहे थे। उस समय पीएफआई के ज्यादातर नेता कभी सिमी के सचिव रह चुके थे। हालांकि पीएफआई अक्सर कहता रहा है कि सिमी से उसका कनेक्शन नहीं है, वो खारिज करता रहा है। साल 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि पीएफआई और कुछ नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का ही नया रूप है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं के अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से लिंक होने के भी आरोप लगते रहे हैं। पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी समूहों जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के कई उदाहरण हैं और कई सबूत भी हैं। जनवरी 2020 में भी जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई थी, तब तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसमें पीएफआई की भूमिका होने का दावा किया था। हालांकि पीएफआई ने इन प्रदर्शनों को उनका हाथ होने से खारिज किया था। पीएफआई ने कहा था कि उनका संगठन कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना उसका मकसद है। पीएफआई पर अक्सर धर्मांतरण को लेकर भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो इसे खारिज करते रहे हैं। हालांकि 2017 में इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन में पीएफआई के संपादक सदस्यों में से एक अहमद शरीफ ने कबूला था कि उसका मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है। स्टिंग ऑपरेशन में शरीफ ने यह भी कबूला था कि उसे मिडिल ईस्ट देशों से 5 साल में 10 लाख रुपए की फंडिंग हुई है। फरवरी 2021 में यूपी पुलिस की स्टाफ फोर्स ने दावा किया था कि पीएफआई को दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों से फंडिंग मिलती है। हालांकि उसने उन देशों का नाम नहीं बताया था और इससे पहले जनवरी 2020 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी जांच के बाद दावा किया था कि 4 दिसंबर 2019 से 6 जनवरी 2020 के बीच में पीएफआई से जुड़े 10 अकाउंट में 1.04 करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ 4 लाख रुपए आए। इसी दौरान पीएफआई ने अपने खातों में 1 करोड़ 34 लाख रुपए निकाले थे। 6 जनवरी के बाद सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया था। इसके अलावा पीएफआई पर कई तरह के आतंकी संगठन से जुड़कर मर्डर की भी बात सामने आती है, जिसमें से संजीत जो कि केरला नवंबर 2021 में मर्डर की बात है। उसके बाद वी मनालिंगम तमिलनाडु में 2019 और स नाडू केरला के ही 2021 में मर्डर में आए थे। अभिमन्यु केरला के ही 2018 में और बिपिन केरला के 2017 में, सरहत कर्नाटक 2017 में, आर रुद्रेश कर्नाटक में 2016 और प्रवीण पुजारी कर्नाटक 2016, शशि कुमार तमिलनाडु से 2016, प्रवीण नेत्रु कर्नाटक से 2022। ये सारे नाम वो हैं जिसे पीएफआई के द्वारा मर्डर किया गया था और उसमें इसका हाथ था।
इसी वजह से बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएफआई को अलकायदा की परछाई भी कह डाला था। पीएफआई जो है वो आईएसआई की प्रॉक्सी बन गई है और अलकायदा की परछाई। और आज की तारीख में जिस तरह से मुल्क में बिखराव टकराव पैदा करने, उन्माद फैला करने, देश के सौहार्द को तोड़ने के षड्यंत्र और साजिशों में उससे जुड़े हुए लोगों का हाथ दिखाई पड़ रहा है, ना वो मुल्क के हित में है, ना तो मज़हब के हित में है और ना मानवता के हित में है। ये लोग जो है वो मुल्क, मज़हब और मानवता के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कड़े से कड़े कानूनी प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। पीएफआई के अलावा जिन संगठनों पर कार्रवाई की गई है उनमें हिरैब इंडिया फाउंडेशन RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCSRO, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठन को भी बैन लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित कर 5 साल के लिए बैन किया गया। इसका मतलब है कि पीएफआई किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता, ना ही वो कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर सकता है और ना ही कोई दफ्तर उसका होगा और ना कोई सदस्यता अभियान चला सकता है, ना ही वो फंडिंग ले सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।